आइए अब चौथे चैप्टर के शेष भागों का अध्ययन करें। गर्भ निरोधकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव। यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है कि गर्भ निरोधकों का प्रयोग प्राकृतिक सगर्भता की रुकावट हेतु किया जाता है, परंतु इनका नियमित प्रयोग उचित नहीं है। इन तरीकों का प्रयोग किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से ही व्यक्ति विशेष को करना चाहिए। यद्यपि गर्भ निरोधकों के व्यापक प्रयोग ने जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसके अतिरिक्त उपयोग के कारण शरीर में कुछ दुष्प्रभाव भी पैदा होते हैं, जैसे पेट में दर्द, जी मिचलाना, अनियमित ऋतुस्राव, बीच बीच में रक्तस्राव, स्तन कैंसर इत्यादि। शल्य क्रियाविधि या बंध्याकरण गर्भ निरोधक का स्थायी एवं कारगर उपाय है, परंतु यह परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके पश्चात गर्भधारण की इच्छा होने पर भी यह असंभव है। आइए अब चिकित्सकीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को देखें। अपनी इच्छा से ही गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। इसे प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। यह निम्न कारणों से अपनाई जाती है। नंबर 1, असुरक्षित संभोग के समय प्रयोग किए गए गर्भ निरोधकों की असफलता चिकित्सकीय सगर्भता समापन को जन्म देती है। नंबर 2, किसी अवांछित सगर्भता को समाप्त करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, जब सगर्भता की स्थिति का बने रहना माँ व गर्भ में पल रहे भ्रूण अथवा शिशु दोनों के लिए प्राणघातक हो। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन के केस प्रत्येक वर्ष अंकित होते हैं। परिवार नियोजन में यह महत्वपूर्ण तरीका जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रचलित है। अशिक्षित लोगों में चिकित्सीय सगर्भता समापन को मुख्यतः धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से विश्लेषित किया जाता है। इनकी जटिलताएं सगर्भता की पहली तिमाही में ही प्रेरित गर्भपात को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। 12 सप्ताह के बाद की गई एमटीपी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। किसी कुशल चिकित्सक अर्थात प्रसूति विज्ञानी की देखरेख में क्लिनिक में किया गया प्रेरित गर्भपात यदि निर्धारित समय सीमा में किया जाए तो यह सुरक्षित होता है, अर्थात जटिलताओं की संभावनाएं शून्य होती है। सावधानी रहित प्रयोग गर्भपात, संक्रमण, घातक रुधिरस्राव, गर्भाशय में छिद्र, मृत्यु इत्यादि जटिलताओं को भी जन्म दे सकता है। विश्व में एक वर्ष में होने वाले कुल गर्भधारणों में से 1/5 प्रेरित गर्भपातों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। प्रेरित गर्भपातों का प्रयोग सामान्यतः जनसंख्या नियंत्रण हेतु नहीं होता। हमारे देश में अनेक अप्रशिक्षित, अकुशल नीम हकीम बड़ी संख्या में अवैधानिक गर्भपात कराते हैं। यह स्थिति प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। अनेक धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक कारक प्रेरित गर्भपात को स्वीकार करने व कानूनी दर्जा देने में बाधक बनते हैं। भारत में सन 1971 से प्रेरित गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु कुछ नियमों व दशाओं का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इन अनिवार्यताओं का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। इसके लिए उल्ब वेधन की तकनीक भी उत्तरदायी है। आइए अब समझें उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस
क्या है? यह चिकित्सीय तकनीक जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक है। परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय में उल्ब द्रव में डूबा रहता है। उल्ब वेधन की तकनीक में द्रव की कुछ मात्रा सुई के द्वारा बिना भ्रूण को क्षति पहुँचाए नमूने के रूप में निकाल ली जाती है। द्रव में उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके उनमें उपस्थित रोगों का पता लगाया जाता है। यह परीक्षण प्रायः 16 से 18वें सप्ताह में किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर ये उल्ब वेधन संबंधी फिगर दिखाया गया है। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि माता के गर्भ में बच्चे के चारों ओर एक थैली होती है जिसे उल्ब कवच कहते हैं और उसके अंदर के द्रव को उल्ब द्रव कहते हैं और इस द्रव को ही निकालकर इसका परीक्षण कल्चर के द्वारा किया जाता है। यह परिवर्धित भ्रूण को ठीक न होने वाला कोई रोग हो, यदि परिवर्धित भ्रूण को ठीक न होने वाला कोई रोग हो तो गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण का चिकित्सीय सगर्भता समापन कर देते हैं, परंतु इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण की लिंग पहचान के लिए भी किया जाता है। भ्रूण के मादा होने का पता चलने पर अक्सर गर्भपात करा दिया जाता है, जो एक दंडनीय अपराध है। इसलिए भारत सरकार ने प्रीनाटल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट 1994 लागू किया है, जिसके अनुसार सभी आनुवंशिक सुझाव केंद्रों एवं प्रयोगशालाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। आइए अब यौन संचरित रोग, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होता है उसे यौन संचरित रोग या रतिजन्य रोग कहते हैं। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंधों द्वारा फैलते हैं तथा एक से अधिक व्यक्तियों से संबंध रखने वाली महिलाओं में इसके फैलने की संभावना अधिक होती है। आइए कुछ प्रमुख यौन संचरित रोगों को देखें। नंबर 1, जननांगों की हर्पिस। यह रोग हर्पिस सिम्प्लेक्स नामक विषाणु द्वारा फैलता है। सुजाक। यह रोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष में मैथुन क्रिया के द्वारा फैलता है, जिसका कारक नेइसेरिया गोनोराई नामक बैक्टीरिया है। उपदंश, जिसे सिफिलिस भी कहते हैं, यह रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ट्राइकोमोनियसिस। यह रोग प्रोटोजोन्स ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है। इस बीमारी को लिकोरिया भी कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता लक्षण, जिसे सामान्य भाषा में एड्स कहा जाता है, अत्यंत भयानक रोग है। हेपेटाइटिस, जिसे यकृत शोथ कहते हैं, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में ही आता है। आइए अब यौन संचरित रोगों की रोकथाम एवं उपचार को देखें। यौन संचरित रोगों में उपचार से पूर्व बचाव पर अधिक ध्यान रखा जाता है। आपके स्क्रीन पर बहुत सारे उपचार के लिए विधियां बताई गई हैं। इनका पालन करके इस रोग से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिसको हमने शॉर्ट में बता दिया उसे आप बार बार पढ़ के याद कर लेंगे। आइए अब बंध्यता
को देखें। गर्भपात के संपन्न होने के लिए गर्भाधान के संपन्न होने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों मादा एवं नर युग्मक बनाते तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। विश्व में अनेक दंपति ऐसे हैं जो जनन में सक्षम नहीं होते। इनके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, जन्मजात, औषधिक, रोगजन्य, प्रतिरक्षात्मक इत्यादि। इसी के साथ साथ नर के शुक्राणु सामान्य एवं सक्रिय होने चाहिए ताकि वह मादा की फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके तथा स्त्री के जनन मार्ग में भी ऐसा कोई भौतिक अवरोध नहीं होना चाहिए जो शुक्राणुओं के अंडकोशिका तक पहुंचने में बाधा बने। मानव समाज में 2 से 10% लोग ऐसे हैं जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे लोगों को ही बाझ या बंध कहा जाता है। इनकी जनन अक्षमता को बाझपन कहा जा सकता है। बाझपन की 2 मुख्य श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली प्राथमिक, इस श्रेणी में वे स्त्रियां आती हैं जो किसी भी जनन अक्षमता के फलस्वरूप विवाह के 1 वर्ष बाद तक भी गर्भधारण नहीं कर पाती। नंबर 2 द्वितीयक, इसके अंतर्गत वे स्त्रियां आती हैं जो विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही गर्भधारण कर लेती हैं परंतु शिशु जन्म से पूर्व ही गर्भपात हो जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 20% स्त्री एवं पुरुष दोनों, 40% पुरुष तथा 60% स्त्रियां जनन में अक्षम होती हैं। आइए अब महिलाओं में जनन अक्षमता के कारण को देखें। महिलाओं में जनन अक्षमता के मुख्य कारक निम्न हैं। नंबर 1, गर्भाशय एवं गर्भाशयी नालों की असाधारण संरचना, जिसे नलिका बंध्यता भी कहते हैं। नंबर 2, अनियमित अंडोत्सर्ग स्त्रियों में बंध्यता का प्रमुख कारण है। अंडोत्सर्ग की अनियमितता का मुख्य कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है। नंबर 3, अंडाशयों में अंडजनन का ठीक प्रकार का न होना। नंबर 4, गर्भाशय में संक्रमण का होना। आइए पुरुषों में जनन अक्षमता के कारक को देखें। नंबर 1, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होना। नंबर 2, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम होना। नंबर 3, लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन की अक्षमता का होना। नंबर 4, शुक्राणुओं का अनियमित आकार होना। नंबर 5, शुक्राणुओं का क्षीण होना अथवा कम होना। नंबर 6, पुरुषों में शुक्राणु वाहिकाओं का बंद होना भी बंध्यता का मुख्य कारण हो सकता है। आइए अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी का अध्ययन करें। हमारे देश में बंध्यता के निवारण के लिए चिकित्सालयों में विशिष्ट विभाग की व्यवस्था की गई है, जिसे बंध्यता चिकित्सालय भी कहते हैं, जहां पर कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु जन्म कराने में सहायता प्रदान की जाती है। जब कुछ रोगों का निवारण संभव नहीं हो पाता, तब दंपति को उत्कृष्ट तकनीक द्वारा सहायता दी जाती है। इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जिस शॉर्ट में IUT, अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन कहते हैं। जिन स्त्रियों के पति के वीर्य में शुक्राणु संख्या में कम या कम सक्रिय होते हैं, उनमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में प्रयोगशाला में पति के वीर्य से शुक्राणु को पृथक कर कृत्रिम रूप से स्त्री की गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इस तकनीक को कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक कहते हैं। नंबर 2, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण।
जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ZIFT, इस शॉर्ट फॉर्म का ध्यान रखेंगे। प्रयोगशाला में निषेचित किए गए अंड से बने जाइगोट को 24 घंटे के पश्चात या 8 कोरक पुटी अवस्था में महिला की अंडवाहिनी में लैप्रोस्कोप द्वारा अग्रिम परिवर्धन हेतु स्थानांतरित किया जाता है। फिगर आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखकर समझने का प्रयत्न करेंगे। नंबर 3, युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र GIFT, शॉर्ट फॉर्म का ध्यान रखेंगे। इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो महिलाएं अंडाणु नहीं बना सकती परंतु निषेचन एवं आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। इनमें एक दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर दूसरी स्त्री की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं। नंबर 4, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं को सीधे अंडाणु में ही अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता अर्थात अंडाणु की बाह्य परत जोना पेलुसिडा को भेदने में अक्षम या असामान्य आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 5, अंतःपात्रे निषेचन। इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनमें इसमें अंडाणु को स्त्री के शरीर से बाहर निकालकर प्रयोगशाला में पति के शुक्राणु से निषेचन कराया जाता है। निषेचित अंडे की 32 कोष की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। गर्भावस्था पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस विधि को भ्रूण स्थानांतरण एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तथा इस तकनीक को परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। नंबर 6, सरोगेट मदर। इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में लाभदायक है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री धात्रेय माता में आरोपित कर दिया जाता है जिसे किराए की कोख भी कहा जाता है। धात्रेय माता में यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता रहता है। भ्रूण को पुनः मूल माता में अथवा अन्य किसी स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसे देखकर आप वंध्यता के कारण एवं संबंधित सहायक जनन प्रौद्योगिकी को समझ पाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।